नमस्कार, वॉइस एंड विजन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना। अभी मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मुंबई हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसा उन्होंने सबूतों के अभाव के चलते किया। आज हम इसी पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयकरण गोयल, जो कि सनातन धर्म पे बहुत अध्ययन कर चुके हैं और सभी सामाजिक मुद्दों पे अपनी राय बखूबी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर, पुलिस मुंबई हाई कोर्ट से जिस तरह से वो लोग वो जो 12 अभियुक्त थे वो रिहा हो गए हैं, तो इसको लेके सबसे पहले टिप्पणी आप क्या देना चाहते हैं? मेरी टिप्पणी केवल एक है, भारत की जांच एजेंसियां, भारत की न्यायपालिका, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जांच एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने किस ढंग से जांच की। 187 लोगों की मौत हो गई, हर 5 मिनट के बाद एक धक्का हो गया, पूरी मुंबई दहल गई, हजारों लोग घायल होकर के अस्पतालों में पड़े रहे। इतना भयंकर हादसा और कोई दोषी नहीं, बड़ी विचित्र बात है। सरकार को सोचने की बात है। भारत की पुलिस को, सीबीआई एजेंसीज को, आईएनए को, एंटी टेररिस्ट एटीएस को, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप उसके दोषियों को सजा नहीं दिला सके, एक बात, सजा दिला सके तो सबूत इकट्ठा नहीं कर सके। न्यायपालिका 2006 में बम ब्लास्ट हुए, 2015 में पहला फैसला आया, उनको सजा हुई दोषियों को, उन्होंने अपील कर दी। 2025 के अंदर उस अपील का फैसला हाई कोर्ट में आ रहा है। अगर हाई कोर्ट इस अपील को खारिज कर देता और उनकी दोषियों की सजा बरकरार रख देता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता। सजा कब दोगे? मतलब न्याय में इतनी देरी, सारी व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। भारत को विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके साल, 2 साल, 3 साल के अंदर एक अंतिम परिणति तक, अगर दोषी नहीं थे तो जेलों के अंदर क्यों सड़े, और दोषी थे तो हमारी जांच एजेंसियों ने क्या किया कि उनके दोष को सिद्ध नहीं कर पाई। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है अर्चना जी कि उन्होंने कितनी सफाई के साथ अपराध किया कि हम बच के निकल गए। सर, हमारे एक वरिष्ठ जो पत्रकार हैं रवीश जी, उन्होंने ये कहा कि एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया गया, निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया। क्या आप इस बात पे क्या टिप्पणी करें? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जितने पत्रकार कहते हैं अपने आप को आज इस देश में, कहीं ना कहीं उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। रवीश जी का आपने नाम लिया, रवीश जी की आस्था है, उसने भाजपा सरकार को या मोदी गवर्नमेंट को दत्ता बताना है, चाहे ठीक है गलत। कुछ लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। मोदी को जोड़ने वाले को लोग गोदी मीडिया कह के बोलते हैं मीडिया के अंदर। मीडिया निष्पक्ष कहाँ है? रवीश जी की बात मैं मानने के लिए तैयार हूं, बशर्ते के रवीश जी निष्पक्ष पत्रकारिता में अपनी बात कहें। कहते ही नहीं है, पूर्वाग्रहग्रस्त है सब। और उन्होंने ये कहा कि एक सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का माहौल बनाया गया, लोगों को उकसाया गया, फिर निर्दोष लोगों को पकड़ा गया, जो कि लोग वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब पेशों से ताल्लुक रखते थे, और उन्हें जेल में डाला गया। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, आप जो है डॉक्टर, वकील, मेरे जैसा आदमी, मैं अपराधी नहीं हो सकता क्या? किसने कह दिया कि मैं अपराधी नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? अभी आपके हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के विरुद्ध महाभियोग आ रहा है ना, दोषी नहीं है वो, उनके घर से इतना कैश मिला है। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बुद्धिजीवी होना, ये बात कहां से आ गई कि दोष नहीं कर सकता, दोषी नहीं हो सकता? बहुत बड़ी मूर्खता अगर इस टाइप की बात करते हैं तो। और जहां तक समुदाय की बात है, आप हमें ये बता दीजिए कि जितने भी दंगे हुए भारत में, उनमें कितनी प्रतिशत दोषी इस समुदाय से निकले हैं? टारगेट नहीं कर रहे हैं उस समुदाय को। मैं अपने से ज्यादा किसी को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानता,
लेकिन अगर कोई आतंकवादी गतिविधि है या कोई टेररिस्ट एक्ट है या कोई मानवता के विरुद्ध पाप है, अपराध है जी। तो वो किसी भी समुदाय का हो, इस नाते तो नहीं बच सकता कि वो इस्लाम को मानता है या मुसलमान को मानता है या हिंदू को मानता है। आतंकवादी आतंकवादी है, टेररिस्ट टेररिस्ट है। उसने इतने मनुष्यों की जान ली, इतना एक्सचेकर को नुकसान किया, बम ब्लास्ट किए, उसकी गतिविधि दंडनीय है। फिर उसका अगर किसी से संबंध है तो आप उसको कहते हैं कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं। टारगेट की बात कहां से पैदा हो गई भाई? यही तो भारत के विचार के अंदर खराबी आ गई कि हमारे पत्रकार भी बिकाऊ हुए हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर भी कोई ना कोई लूप होल है। ये बात कहना जरा थोड़ा सा शोभा नहीं देता, लेकिन दूध की धुली नहीं है हमारी न्यायपालिका, ये बात तो मैं कह सकता हूँ। सर, इतना बड़ा हादसा हुआ 2006 में मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का, जिसमें 187 लोगों की मृत्यु हुई और 800 लोग घायल हो गए। जिन परिवार के लोगों की मृत्यु हुई, क्या वो आज न्याय का इंतजार नहीं कर रहे होंगे? तो सर, क्या उन लोगों के दिल नहीं टूटे होंगे जो लोग इंतजार कर रहे थे कि आरोपियों को सजा होगी? उन अभियुक्तों को 5 को तो आजीवन कारावास, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, बाकी कुछ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो सर, उन लोगों के परिवार पे इस समय क्या बीत रही होगी? जी, जो लोग पत्रकारिता में रह करके जी और इसको किसी दूसरे एंगल देने का प्रयास करते हैं, सबसे बड़े निकृष्ट प्राणी वो हैं। वो जो हो गया, दुर्घटना हो गई जी, इतने आपने लोगों की जानें चले गई, उनको न्याय नहीं मिला, वो आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। उनकी बात कौन करेगा भाई? क्या उनकी बात करना मानवता नहीं है? हमें अपने मस्तिष्क में विचार करना चाहिए कि केवल वही अपराध नहीं होता जो मेरे सिर पे पड़ेगा, जो दूसरे के सिर पे पड़ेगा वो भी अपराध है। दूसरा पीड़ित है वो भी अपराध है। किसी की बेटी का शोहर उजड़ा वो भी अपराध है। किसी की माथे के सिंदूर उजड़ा वो भी अपराध है। किसी पिता माता का पुत्र गया वो भी अपराध है। हम कहीं ना कहीं साइड लेकर के बैठ जाते हैं और अपने न्याय देना शुरू कर देते हैं। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये उसकी बात है, ये गोदी मीडिया, ये मीडिया है। इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता कि आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं और किसी का पक्ष लेते हैं। यही तो न्याय की गड़बड़ है, यही तो स्वतंत्र जांच एजेंसियों की गड़बड़ है कि हम कहीं ना कहीं अपनी पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता के अंदर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद हम ये ढूंढते हैं कि कल्प्रिट को बच के निकलने का रास्ता दिखाएं। सोचने का विषय। सर, एक बड़े न्यूज़ चैनल ने ये भी कहा कि जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर का दौर चल रहा है, जो भी अपराधी होते हैं उनका, तथाकथित जो अपराधी होते हैं उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, कि अगर यही इस तरह से न्याय व्यवस्था रही तो न्याय व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ जाएगी। तो उन्होंने किसी संप्रदाय को टारगेट करते हुए कहा कि विशेष उसी सांप्रदायिक के लोगों को टारगेट करके एनकाउंटर किया जाता है। तो अगर सर मुंबई में भी अगर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा दौर होता, एनकाउंटर किया जाता, तो आज निर्दोष लोगों का एनकाउंटर हो गया होता। तो सर, ये आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं है कि हम सही और गलत कहने की बजाय किसी न किसी को मानसिकता ये रखें कि कटघरे में खड़ा करना है। और यूपी गवर्नमेंट ने पूरा डाटा आया है, उसके अंदर सब समुदाय के लोग हैं, सब जातियों के लोग हैं जी। केवल अपराधी हैं, और अपराधी किसी भी समुदाय का हो, अपराधी किसी भी धर्म का हो, अपराधी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपराधी अपराधी है। इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सर, जो भी अभियुक्त थे, जिन्होंने भी ये अपराध किया, वो तो अभी बरी हो गए हैं। तो अब जो जनता है, क्या वो न्याय व्यवस्था पे अपना विश्वास बरकरार रखे, या कहीं ना कहीं जनता का जो न्याय व्यवस्था पे जो विश्वास है वो भी डगमगाया है इस फैसले के आने के बाद? निश्चित रूप से डगमगाया है। न्याय व्यवस्था पे भी डगमगाया है, जांच एजेंसियों पे भी डगमगाया है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2006 में सरकार नहीं चाहती थी कि इनके दोषियों के ऊपर सशक्त केस बने। तो क्या यह भी सुना जाएगा
कि 2006 की जो सरकार थी, जी चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार थी, जी चाहे भारत की सरकार थी, जी क्या ये शक पैदा नहीं होता कि जांच एजेंसियों के कान में उन्होंने कह दिया हो कि जरा बचाना है इनको? किसी पत्रकार का दिमाग ऐसा चलता है जी कि भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं हम संप्रदाय को ढूंढ रहे हैं। तो मेरा दिमाग इस बात पर चलता है, पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं बात कह रहा हूं, कि क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है उस समय की सरकार पर जी कि उन्होंने जांच अफसरों के कान में ये बात डाल दी हो कि थोड़ा सा, बस बहुत है इतना इशारा। जी सर, अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तो आपको लगता है कि क्या इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई हस्तक्षेप हो सकता है? मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जी ये जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे, जो हुआ हमने देख लिया। जी 2006 से 2025 में बैठे हैं, 19 साल हो गए, बिल्कुल कब सजा देंगे? जी कब न्याय मिलेगा? न्याय के इंतजार में न्याय व्यवस्था और न्याय पाने वाले तड़प तड़प के मरने के लिए बने और कोई काम नहीं है उनका। एक अंग्रेजी की कहावत भी है, हम कहते हैं कि इफ द जस्टिस इज डिलेड इट शुड बी लाइक देयर इज नो जस्टिस। अगर जस्टिस देर से मिलता है तो वो उसी के बराबर माना जाएगा कि कोई जस्टिस मिला ही नहीं है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? 100% मैं आपकी जी। बात से सहमत हूं जी। कि न्याय अगर देर से मिला है जी तो उस न्याय की जो एक डिग्री है जी वो समाप्त हो जाती है। जी। हम कितनी जल्दी न्याय दे सकते हैं, इस व्यवस्था के ऊपर विचार करना चाहिए, जी भारत सरकार को करना चाहिए, जी देश की पत्रकारों को करना चाहिए, न्याय व्यवस्था को करना चाहिए, जांच एजेंसी को करना चाहिए। सर, एक मूवी भी बनी थी वेंसडे। अगर दर्शकों ने वो मूवी देखी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से अनुपम खेर इसमें एक पुलिस के रोल में थे और नसरुद्दीन शाह जो थे वो एक आम सिविलियन के रोल में थे। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के उन आतंकवादियों को किस तरह से मारा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे रसोई घर में अगर वो कॉकरोच लग जाते हैं, कोई दीमक लग जाती है, हम उसे साफ करते हैं, ये लोग भी हमारे देश के लिए उसी दीमक के समान हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आतंकवादी अगर छूट जाते हैं तो हमारे देश में उसी दीमक के समान है? ये भी खा ही रहे हैं। मतलब देश इससे मुक्त कब हुआ है? 1947 में देश आजाद हुआ। क्या उससे पहले देश में दंगे नहीं होते थे? और आज नहीं होते क्या? देश दीमक की तरह से खाया जा रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि खाना बंद कब होगा। मैं तो जब होश संभाला मैंने तब भी दंगे देखे, चाहे वो भागलपुर का देखा, चाहे कोई और देखा, और उससे पहले भी दंगों की हिस्ट्री है। और जब पाकिस्तान बनने की बात आई थी तब डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा की थी जिन्ना ने, तब भी लाखों आदमी का कत्ले आम हुआ था। और मैंने तो वो भी खून खराबा देखा जब 47 में देश का बंटवारा हुआ। किस प्रकार से जो नियत थे हिंदू घर बार छोड़ करके अपनी मातृभूमि में आ रहे थे, पाकिस्तान को छोड़ करके। मातृभूमि तो उनकी भी थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बन गई वो तो बेचारे सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ रहे थे। उनको जीवित आने भी नहीं दिया। मेरे कई मरीज रहे हैं, जब मैं जवानी मैंने डॉक्टरी शुरू की और उन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को हमको छीन लिया गया और कैसे हमको मार के भगाया और पता नहीं कैसे जिंदा आए। तो ये देश तो उस दंश को झेल ही रहा है, वो दिखाई नहीं देता। हम एक बार चश्मा चढ़ाते हैं कि देखना है, एक बार चश्मा चढ़ाते नहीं देखना। हमारी आंखें जस्टिस नहीं करती, हमारी आंखें पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उस पूर्वाग्रह के चश्मे को उतारना पड़ेगा और न्याय की बात करनी पड़ेगी। भारत न्याय का पक्षधर है। भारत शक्ल नहीं देखता, न्याय की बात करता है। मैं समझता हूं कि मैं इस निवेदन के साथ अपनी बात पूरी करूं कि हमारी न्यायपालिका को, जांच एजेंसियों को, सबको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस प्रकार को हम किस प्रकार से जल्दी न्याय देने की व्यवस्था और सही दोषियों को सजा मिले, इसकी व्यवस्था करें। 2006 की मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में जहां 187 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हो गए और जो लोग थे जो अभी न्याय की उम्मीद में बैठे थे, उनके परिवार के लोग, उनको कितना झटका लगा होगा जब उन्होंने देखा कि जो अभियुक्त हैं वो तो बरी हो गए हैं जेल से। सुप्रीम कोर्ट, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप करे। और सर, जैसे आज आपने ये चर्चा की, आप कहते हैं कि न्याय व्यवस्था पे से तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ। जी सर। हस्तक्षेप का अर्थ ये नहीं कि उनको सजाई मिले। जी।
अगर हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई कमी है, जी सर, जल्दी से जल्दी उसकी डेली बेसिस पे सुनवाई करके बिल्कुल और जांच एजेंसी भी अपने कागजों को दोबारा देखें जी कि हम दोषियों को सजा दिला सकें। जी निर्दोष मारा ना जाए जी, और दोषी बचे ना, बिल्कुल इस स्लोगन के साथ हमें अपनी बात रखनी चाहिए जी, और शीघ्रता के साथ रखनी चाहिए। बिल्कुल ये 9 साल नहीं लगने चाहिए हाईकोर्ट की तरह से। बिल्कुल, हम क्या 9 दिनों में या ज्यादा 9 महीनों में इस केस का फैसला कर पाएंगे? जब जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठेंगे तो जी इस निवेदन के साथ जी। अपनी बात पूरी करते हैं। जी, धन्यवाद सर, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी।